नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द्रव्य के अवस्थाएं। उसमें से हमने बताया था द्रव्य तीन रूपों में हमें प्राप्त हो सकता है। उसमें था ठोस, द्रव और गैस। आज हम द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन पढ़ने वाले हैं और उसमें का मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है, जो कि द्रव्य की या द्रव्य का अवस्था परिवर्तन, यानी कि जो हमारा द्रव्य होता है वो द्रव्य ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है। आपको मजा तब आता है जब आप ठोस को द्रव, द्रव को गैस, गैस को ठोस, ठोस को फिर द्रव, यानी कि द्रव को ठोस, ठोस को द्रव, ये सारे परिवर्तन करते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि द्रव्य के अंतर्गत हमारा ठोस भी आता है, द्रव भी आता है और गैस भी आता है। तो जब हम द्रव्य को उसकी अवस्था से परिवर्तित करते हैं, यानी कि ठोस को द्रव में, द्रव को ठोस में बदलते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पदार्थों में कुछ घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं के बारे में और उन घटनाओं का नाम क्या होता है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं को जब एक दूसरे में हम परिवर्तित करते हैं, जैसा कि मैंने सर्कल बना रखा है यहाँ पे मैंने दिखाया है गैस को, द्रव को और ठोस को। ठोस को अगर हम गैस में बदलते हैं, तीर लगी हुई है, तो अगर हम ठोस को सीधा किस में बदलते हैं, गैस में, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। दूसरी तरफ तीर लगी है उल्टी, यानी कि गैस को बदलते हैं किसमें, ठोस में। अगर ठोस को गैस में बदलेंगे तो ऊर्ध्वपातन, और गैस को अगर हम ठोस में बदलते हैं तो क्या कहलाता है, दृढ़ीकरण। दृढ़ी मतलब कि कठोर। दूसरा है हमारा, इधर लगा हुआ है, दो तीर लगे हुए हैं, एक नीचे से ऊपर की तरफ, दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ है। अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो लिखा हुआ है, अगर हम गैस को द्रव में बदलते हैं तो संघनन कहलाता है, और अगर द्रव को गैस में बदलते हैं तो वाष्पन कहलाता है। अगर हम द्रव को ठोस में बदलते हैं तो जमना कहलाता है, और अगर हम ठोस को द्रव में बदलें तो गलन कहलाता है। इन सभी क्रियाओं में हम सबसे पहला पढ़ेंगे गलन। सबसे पहली हेडिंग क्या होगी हमारी, गलन। गलन क्यों होता है, कैसे होता है, किसे कहते हैं। जब हम किसी भी द्रव्य का ताप बढ़ाते हैं और यदि वह द्रव्य ठोस की अवस्था में है, किस अवस्था में है, ठोस की अवस्था में है, तो जब हम किसी भी ठोस को हीट करते हैं, उसका ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने की वजह से ठोस में जो अणु होते हैं, उन अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जब आप किसी पदार्थ को ऊर्जा देंगे, क्योंकि जो ताप है वो उसमें ऊर्जा प्रदान करेगा, तो आप किसी भी पदार्थ को जब ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा देने से उसमें हलचल बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पहले पानी शांत रहता है, धीरे धीरे उसके अणु गति करने लगते हैं और पानी उबलने लगता है। तो आगे हम यही जानेंगे कि गलन क्यों और कैसे होता है और इसके बारे में। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखते क्या है कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं या ठोस पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने की वजह से धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है तो अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है, खिंचाव वाला बल होता है, वो बल घटने लगता है। आकर्षण बल घट जाने की वजह से वे एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और दूर जाकर के वो गति करने लगते हैं, और गति करते करते वो धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं, ठोस हमारे
द्रव में बदल जाते हैं। ठोस का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, या आप इसे द्रवणीकरण कह सकते हैं। फिलहाल आप उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप गलन भी कह सकते हैं। गलन का मतलब गलना। तो ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में परिवर्तित होना या ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और यह क्रिया यानी कि जिस ताप पर यह क्रिया संपन्न होती है, जब कोई हमारा ठोस पदार्थ जिस ताप पर, जब कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को, उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। उस ताप को, किस ताप को? जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को, उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, आपको ठोस के बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस पिघलने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है, और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनका आयतन घट जाता है। आयतन का मतलब स्थान घेरना। जैसे पानी को हम जब ठंडा करते हैं या बर्फ के रूप में जमाते हैं तो वो अधिक क्षेत्रफल घेर लेता है, अधिक आयतन घेर लेता है। लेकिन जब उसे पिघलाते हैं तो वो आयतन उसका घट जाता है। जैसे आप किसी गिलास में पानी रख के फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में जब वो गिलास में बर्फ़ जम जाती है तो वो गिलास के बाहर आ जाती है, और वही बर्फ़ पिघलने के बाद फिर से गिलास के बराबर पानी हो जाता है। यहाँ पे बात आपको जो हम बताना चाहते हैं, बात वो ये है कि यदि हम दाब बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, यदि हम दाब को क्या कर दें? बढ़ा दें, तो जो हमारा ठोस पदार्थ है उसका गलनांक बढ़ भी सकता है और गलनांक घट भी सकता है। तो अगर हम दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने से किन पदार्थों का गलनांक बढ़ जाता है और किन पदार्थों का गलनांक घट जाता है। अगर दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ा, या आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, जो पदार्थ गलने के बाद अपना आयतन, अच्छे से सुनिएगा और इसे आप लिख भी लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो क्या बता रहे थे हम? तो बात ये थी कि अगर हम कोई, हमारे पास ऐसा द्रव है जिसको जो पिघलने पे अपना आयतन बढ़ा लेता है। अगर कोई ऐसा हमारे पास ठोस पदार्थ है कि यदि मैंने उसको पिघला दिया तो पिघलने के बाद वो अपना आयतन क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। अगर ऐसा ठोस है तो अगर हम उस ठोस का दाब बढ़ा दें, उस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ा दें, तो प्रेशर बढ़ाने से उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। अच्छे से ध्यान से सुनिए, क्या बात मैंने कही? यदि हमारे पास कोई ऐसा पदार्थ है जो ठोस से द्रव में बदलने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, तो अगर हम ऐसे पदार्थों का या ऐसे पदार्थों पर लगने वाले दाब को बढ़ा दें तो उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर गलने के बाद आयतन बढ़ा तो दाब बढ़ाने से गलनांक भी बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा कोई ठोस पदार्थ हमें मिला जो पिघलने के बाद संकुचित हो जाता है, यानी कि उसका आयतन घट जाता है, अगर ऐसे पदार्थ का हम दाब बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि हमने दाब बढ़ाने से जो उसका गलनांक है वो घट जाता है। ठीक है ना? अगर हमारे पास कोई ऐसा पदार्थ है कि यदि वो पिघलने के बाद संकुचित हो जाता है, यानी कि उसका आयतन घट जाता है, तो आयतन पिघलने के बाद आयतन घटने वाले पदार्थों पर लगने वाले दाब को यदि हम घटा देते हैं तो उनका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। दाब को बढ़ा देते हैं तो गलनांक उनका घट जाता है। ये विशेष बात है। और एक बात,
यदि हमने कोई पदार्थ लिया और उसे हमें पिघलाना था, यानी कि वो ठोस में था, उसे हमें द्रव में बदलना था, तो यदि हमने उस पदार्थ में कोई अपद्रव्य मिला दिया, यदि उस पदार्थ में हमने क्या किया, कोई अपद्रव्य मिला दिया, तो अपद्रव्य मिलाने से ठोस का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। यानी कि यदि आप पानी में नमक मिला दो तो पानी को पिघलाना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना, और उसका जमाना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए कुल्फी वाले जो होते हैं वो थोड़ा सा नमक डाल के रखते हैं ताकि वो आसानी से जम जाए, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। गलन किसे कहते हैं, गलन बाद आपको परिभाषा देनी है गलनांक की, कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे हम गलनांक कहते हैं। और फिर अगर हम किसी भी पदार्थ में अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो हमने बताई, यदि कोई ऐसा पदार्थ, क्योंकि कुछ पदार्थ होते हैं जो पिघलने के बाद अपना आयतन बढ़ा लेते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पिघलने के बाद अपना आयतन घटा लेते हैं। पिघलने के बाद जिनका आयतन बढ़ता है, यदि उन पर लगने वाले दाब को हम बढ़ा दें तो उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, और पिघलने के बाद जिनका आयतन घट जाता है, यदि उन पर लगने वाले दाब को हम बढ़ा दें तो उनका गलनांक घट जाता है। ये था हमारा गलन की प्रक्रिया में होने वाली सभी क्रियाओं का विश्लेषण। अब हम बात करने वाले हैं वाष्पन तथा वाष्पीकरण। वाष्पन यानी कि सबसे पहले हमने ठोस को द्रव में बदला, और ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं थी उन पर खूब अच्छे से चर्चा की। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि पदार्थ को जब ठोस से द्रव से गैस में बदला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठोस को किस में बदला जाता है, द्रव को किस में बदला जाता है, गैस में। किसी द्रव पदार्थ का गैस की अवस्था में या किसी द्रव अवस्था को, जब कोई हमारा कोई पदार्थ हो जो द्रव की अवस्था में है तो उसकी द्रव की अवस्था को किसकी अवस्था में, गैस की अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। ये तीर हमने लगा रखा है। तो ऐसी स्थिति में, और इसमें ढेर सारी परिभाषाएं हैं, आगे आपको और कुछ बताना है कि द्रव का गैस में बदलना तो वाष्पन कहलाता है, लेकिन यह प्रक्रिया जिस ताप पर संपन्न होती है ऐसा यहाँ पर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये जो वाष्पन की क्रिया है ये किसी निश्चित ताप पर नहीं होती है। वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर संपन्न होती है। यानी कि ठंडी का मौसम हो तब भी हमारा जो पानी है वो गैस में बदलता रहता है, यानी कि वाष्पित होता रहता है। गर्मियों के मौसम में भी हमारा जल वाष्पित होता है, क्योंकि अगर हमारा जल वाष्पित नहीं होता तो ठंडियों के मौसम में जो हम कपड़े सुखाते हैं वो कपड़े कैसे सूख जाते, क्योंकि कपड़े तो भीगे होते हैं। अगर कपड़े भीगे हैं तो यानी कि उसमें हमारा पानी मिला हुआ है। अगर वो पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में ना जाए तो हमारा कपड़ा सूखेगा नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि चाहे वो गर्मी का मौसम हो और चाहे ठंडी का मौसम हो, दोनों मौसमों में हमारे कपड़े सूख जाते हैं। बस फर्क क्या होता है कि ठंडियों के मौसम में कपड़े थोड़ा देर से सूखते हैं और गर्मियों के मौसम में कपड़े थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं। इतना ही डिफरेंस होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ताप जब हम बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वाष्पन की जो क्रिया है वह थोड़ा तेज हो जाती है। ताप बढ़ाने से वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, थोड़ी तेज हो जाती है। वाष्पन की क्रिया तेज करने के और भी उपाय हैं। वो उपाय क्या है? हम वायु का वेग बढ़ा दें तब भी हम अधिक तेजी से वाष्पन कर सकते हैं। जैसे हमारे कपड़े नहीं सूखते, हम क्या करते हैं, उन्हें पंखों के नीचे लटका देते हैं, तो वायु का वेग वहाँ पे तेज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे भी हमारा वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है और कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं।
एक तीसरा भी तरीका होता है कि अगर आपको वाष्पन की क्रिया को स्पीड देना है, स्पीड बढ़ाना है कि जल्दी से वाष्पित हो जाए हमारा द्रव, तो उसके लिए और सिस्टम होता है। तीसरा सिस्टम ये है कि हम क्षेत्रफल बढ़ा दें, एरिया। अब आपको इसके तीनों को उदाहरण दे देते हैं। जैसे पहला तो है ताप बढ़ाने से वाष्पन बढ़ता है, दूसरा वायु का वेग बढ़ाने से वाष्पन बढ़ता है, तीसरा क्या है हमारा क्षेत्रफल बढ़ाने से। अधिक ताप होगा यानी कि ज़्यादा गर्मी होगी, जैसे कपड़ा भीगा हो तो हम प्रेस लगा देते हैं, तो प्रेस जो हमारा इस्त्री होता है उसका टेम्परेचर अधिक होता है जिससे कपड़े सूख जाते हैं। तो ताप बढ़ाने से आप देखो भाप भी निकलने लगती है उसमें, है ना। तो ताप बढ़ाने से तो वाष्पन बढ़ रहा है। ठीक, दूसरा वायु का भी उदाहरण मैंने बता दिया कि यदि हम हवा को तेज कर दें, हवा जो गुजर रही है उसको बढ़ा दें, तो भी वाष्पन की क्रिया ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। इसका भी मैंने बताया कि कपड़ों को यदि हमें सुखाना होता है तो कपड़ों को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं कि पंखों को चला देते हैं, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएं। तीसरा जो मैंने बताया, आप एक गिलास पानी लीजिए, छत पे रख दीजिए, 2-4 दिन बाद धूप लगे तब भी वो नहीं सूखता है। लेकिन वही एक गिलास पानी आप छत पे गिरा दीजिए, क्षेत्रफल एरिया बढ़ जाएगा और वो पानी 1 मिनट में सूख जाएगा। तो जो वाष्पीकरण की क्रिया है या जो वाष्पन की क्रिया है, वो क्रिया 3 बातों पर निर्भर करती है। यानी कि वाष्पन को हम बढ़ाना या घटाना चाहें तो हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। एक, ताप बढ़ाकर तो वाष्पन बढ़ जाएगा, ताप घटाएंगे तो वाष्पन घट जाएगा, और वायु का वेग बढ़ाने से भी वाष्पन बढ़ जाएगा और वायु का वेग घटाने से भी वाष्पन घट जाएगा। तीसरा है क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पन बढ़ जाता है और क्षेत्रफल घटाने से वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है। वाष्पन में आपको कुछ और बातों को ध्यान देना है। अब हम जैसे आपको बताया कि कुछ और जानना है हमें, तो वाष्पीकरण के कुछ प्रभाव हम क्या अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो आप कहेंगे सर आपने तो अभी अभी बताया कपड़ों को सुखाना, हाँ वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी और ढेर सारे उदाहरण हैं जो आप नहीं जानते हैं। आप उसका आनंद लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है। तो आपको बता दें वो क्रियाएं क्या हैं। जैसे कपड़ा आपका भीग जाता है पसीने से तो वो सूख जाता है। तो कहेंगे ये तो सर आम बात है, इसमें आपने नया क्या बताया। तो नया कुछ नहीं बताया, इतना ही आपको बताना चाहते हैं कि कपड़े इसीलिए सूख जाते हैं क्योंकि आपके शरीर का जो ताप होता है वो हमेशा 97 फ़ारेनहाइट से लगभग होता है। तो उसका ताप इतना होता है कि वो धीरे धीरे जो आपके कपड़े में द्रव होता है उसे सुखा देता है। एक और मज़ेदार बात है जो वो जान लो। मज़ेदार क्या है कि जब आप बर्फ़ के टुकड़े को अपने हाथ पे रखते हो तो आपको ठंडक क्यों महसूस होती है। तो आप कहेंगे सर ठंडा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसकी कुछ और वजह होती है। वजह ये होती है कि आपके शरीर का ताप कम होता है, अधिक होता है, और बर्फ़ का ताप कम होता है। जब आपका शरीर से बर्फ़ को टच किया जाता है तो बर्फ़ जो है वो आपके शरीर से ऊष्मा लेने लगती है, क्योंकि ऊष्मा गति का एक सिद्धांत है कि ऊष्मा जो है वो कम ताप से अधिक ताप की ओर बढ़ती है। जैसे आप कोई लोहे की छड़ लेते हैं और उस लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं, है ना। एक सिरे को गर्म करिए, धीरे धीरे दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कि हम अगर लोहे की छड़ को पकड़ें और गैस पे गर्म करें तो देखते हैं कुछ देर बाद उसे हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका दूसरा सिरा भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इससे पता ये चलता है कि ऊष्मा एक तरफ से दूसरी तरफ यानी कि कम ऊष्मा से अधिक ऊष्मा की तरफ चलती है। तो इसी वजह से जब हम बर्फ़ के टुकड़े को हाथ पे रखते हैं तो आपके शरीर का ताप ज़्यादा होता है और बर्फ़ के टुकड़े का कम होता है। तो बर्फ़ आपसे ऊष्मा लेने लगता है, और जब आपसे वो ऊष्मा लेने लगता है तब आपका ताप घटने लगता है, और जब आपका ताप घटने लगता है तभी आपको ठंडक का आभास होने लगता है। ठीक है ना, ये थी मज़ेदार बात। अब आपको इतना ही आज के लिए। अब आगे हम कुछ और बातें जानेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ो, वो वीडियो आप लोग पूरा देखा करो, तभी मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में।